एक था टाइगर। पहले वो अपनी कलम से वार करता, अपने ब्रश से दुश्मनों की धज्जियां उड़ाता। कार्टून बनाता तो बड़े बड़े नेता हिल जाते, पूरी मुंबई में खलबली मच जाती। पेपर का वो टाइगर फिर राजनीति में आ गया, अपनी एक सेना बनाई, गरीबों, पिछड़ों और मिडिल क्लास का मसीहा बन गया। आपको लग रहा होगा मैं एक एक्टर हूं, इसलिए किसी फिल्म की स्क्रिप्ट आपको सुना रहा हूं। वाकई वंश में आज की कहानी एकदम फिल्मी है। उसकी स्क्रिप्ट आज किसी पॉलिटिकल थ्रिलर जैसी है। उस वंश का पूरा स्क्रीन प्ले यहीं लिखा गया, इसी मुंबई में। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना मुंबई में एक पत्ता भी नहीं हिलता। कौन है? मैं ओमपुरी आपको दिखाऊंगा कैसे वो मुंबई आया तो था कार्टून बनाने, नौकरी करने, लेकिन बन गया मुंबई का किंग। आमचं कृष्णाचं जे वर्णन केलेलं आहे त्यांच्या त्या रिडल्स हिंदुइझम, आजादी के 3 साल बाद महाराष्ट्र में एक साथ कई आंदोलन चल रहे थे। मराठी भाषी तालुकों को महाराष्ट्र में मिलाने का आंदोलन, मराठी मानुष को उनका हक दिलाने की लड़ाई भी चल रही थी। माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल। मुंबईच्या 40 लाख झोपडपट्टीवासियांना फुकट घर देण्याचा करता म्हणून आम्ही वचनबद्ध आहोत। आपले पाहिजे आणि त्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचं सरकारी हा आमच्या नशिबाचा परिणाम आहे। 1960 के दशक में दक्षिण भारतीय और गुजराती लोगों को लेकर महाराष्ट्र में असंतोष की हवा बहने लगी थी। उनके कपड़ों को लेकर बेहद आपत्तिजनक नारा दिया गया, लुंगी हटाओ, पुंगी बजाओ। वो टाइम हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी का बहुत नारा था, साउथ इंडियन के अगेंस्ट थे। और वही इसमें मैंने साउथ इंडियन लड़की की शादी तय किया। साहब इमीडिएट बोला ऐसा कुछ नहीं, मैं साउथ इंडियन लोगों के अगेंस्ट नहीं है। उनका जो ये है टेंडेंसी रहती है कि खाली उनको ही भर्ती करना नौकरी में, उसके मैं अगेंस्ट हूँ। बॉम्बे यानी आज के मुंबई में उस वक्त बड़े बिजनेस गुजराती व्यापारियों के हाथ में थे। सरकारी दफ्तरों में दक्षिण भारतीय लोगों का बोलबाला था। स्थानीय मराठी लोगों को लगने लगा कि जिन नौकरियों पर उनका हक है वो उन्हें नहीं मिलती। सरकारी दफ्तरों में भी गैर मराठियों का दबदबा रहता। मराठी भूमिपुत्रों के मन में जन्म ले रहे इस असंतोष को सबसे पहले पहचाना बाल केशव ठाकरे ने। आता सहिष्णुवादी राहता येणार नाही, सहिष्णुपणा आमचा संपला, जळून तो खाक झालेला आहे। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय। जब बाला साहब ठाकरे खुद फ्री प्रेस में काम करते थे, उस समय की बात है। बाला साहब चाहते थे कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए नौकरी में। तो धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गया। जहां एम्प्लॉयमेंट होने वाली थी वहां के लोग आते थे, बाला साहब आप हमको मदद करो, और बाला साहब जो हो सके वो मदद करते थे। मराठा आंदोलन से बाल ठाकरे के पिता प्रबोधनकर केशव ठाकरे पहले ही जुड़े हुए थे। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के अगुआ, समाज सेवी, विचारक और लेखक थे प्रबोधनकर। बाल ठाकरे का जन्म पुणे में 23 जनवरी 1926 को हुआ। 10 भाई बहनों में बड़े पिता की सोच और शैली के वारिस थे बाला साहेब ठाकरे। नन्हे ठाकरे को बचपन से ही स्केचिंग का शौक था। प्रबोधनकार ठाकरे ने अपने बेटे के इस हुनर को पहचान लिया और उनके हाथों में ब्रश पकड़ा दिया। टाइम्स ऑफ इंडियाचा अंक माझ्या समोर आला, त्यामध्ये असं व्यंगचित्र दिसलं, काहीतरी वेडवाकडं दिसलं। त्यावेळेला त्या पद्धतीने वेडवाकडं, आता बोलला तर मात्र मला ते खपत नाही, ती कला आहे आता। तर बघितल्यानंतर मला मी बघत बसायचो। माझ्या वडिलांनी मला प्रश्न विचारला, काय नाही म्हणे, काय बघतोस? म्हटलं काय आले ते बघतोय, कारण त्याला ते व्यंगचित्र हे शब्द वगैरे मला माहीत नव्हते। आवडलं का तुला? म्हटलं हो आवडलं। काढशील का अशी? काढीन। मग एक काम कर, रोज संध्याकाळी मी येईन, त्यावेळेला तू एका कागदावर हे व्यंगचित्र काढलेलं पाहिजे, मला दाखव।
मुश्किल दौर और अभावों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 21 साल की उम्र में ठाकरे की शादी सरला वैद्य से हुई। बाद में वो मीनाताई ठाकरे कहलाईं। युवा बाला साहेब ठाकरे की शादी के इस कार्ड को पिता ने साइन किए और बंटवाए। बड़े कुनबे का खर्च उठाने के लिए ठाकरे कार्टून बनाते। पहले अंग्रेजी अखबार फ्री प्रेस जर्नल में नौकरी की। बाद में मराठी मानुष के हक की लड़ाई के लिए 1963 में मराठी साप्ताहिक मैगजीन मार्मिक की शुरुआत की। ठाकरे अपनी मैगजीन में टेलीफोन डायरेक्टरी के उन गैर मराठियों के नामों की लिस्ट छापते जो ऊंचे पदों पर थे। उसमें चीफ ऑफिसर कौन है, एमडी कौन है, चीफ इंजीनियर कौन है, सारे नाम आते थे। पियून तक नाम आते थे। और वो फिर बता, देखिए सारे के सारे नाम